अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से। ये इतना बड़ा इवेंट होता है कि सियासत का कोई भी तालिब इल्म दुनिया में किसी भी ख़ित्ते में रहता हो तो वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता। इस वजह से इसके हवाले से बात करनी ज़रूरी है। हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो भी कैंडिडेट जीतेगा या जो भी हारेगा उसका दुनिया की सियासत के ऊपर क्या डेमोक्रेट की तरफ से जो बाइडन है और रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप ये इलेक्शन लड़ेंगे। और ये इस वक्त कहा जाता है कि ये दुनिया की जो यूएस हिस्ट्री है उसके अंदर ये सबसे शायद ज़्यादा पोलराइज्ड इलेक्शन है, मतलब डिवाइडेड है अमेरिकन सोसाइटी इन इलेक्शंस की वजह से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिपब्लिकन्स जो होते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको कहा जाता है कि वो थोड़े कंजर्वेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने वाले प्रेसिडेंट्स या जो भी उनके कैंडिडेट्स या नॉमिनी जब उनके जीतते हैं तो वो लिबरल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं। इस बार जो अमेरिका की इलेक्शन के अंदर मेन इश्यूज़ हैं जिस पे डिबेट हो रही है दोनों कैंप्स के बीच में और दोनों कैंडिडेट्स के बीच में, उसमें एक तो जो दुनिया में ये वबा आई थी कोविड-19 उसके हवाले से बात हो रही है, फिर अमेरिकन इकॉनमी के हवाले से बात हो रही है कि उस पे इकॉनमी पे क्या असर पड़ा है, फिर अमेरिका के अंदर जो नस्ली इश्यूज़ हैं, रेसिज्म जो है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर किस पार्टी की कौन सी पॉलिसी है। जैसे कि आपने देखा जॉर्ज फ्लॉयड वगैरह वो पिछले दिनों भी कुछ उनके अलावा भी कुछ लोग जो हैं वो जो ब्लैक अमेरिकन्स थे उनको मारने के, उनके ऊपर तशद्दुद होने के हवाले से बातें आती रही हैं। तो उस पे क्या है, फिर अमेरिका में इमिग्रेशन के हवाले से क्या पॉलिसीज़ होंगी उस पे इस बार बातें हो रही हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेके इलेक्शन में डिबेट्स हो रही हैं। फिर काउंटर टेररिज्म की जो पॉलिसीज़ हैं अमेरिका के अंदर उसके ऊपर बातें हो रही हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है, इसके ऊपर अमेरिका में इस वक्त इलेक्टोरल कैंडिडेट्स जो हैं, सॉरी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं, वो जब डिबेट्स करते हैं, इलेक्टोरल डिबेट्स जब वो करते हैं तो उसके अंदर ये इश्यूज़ हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा हो रहा है कि इस वक्त जो है वो जो बाइडन बहुत सारे ऐसी रियासतों में ओपिनियन पोल्स में वो आगे नज़र आ रहे हैं कि जैसे कि मिसाल के तौर पर एरिज़ोना है, फ्लोरिडा है, पेंसिल्वेनिया को कहा जाता है कि ये एक डिसाइसिव रोल प्ले करता है अमेरिकन इलेक्शंस में, और इस बार भी यही एक स्टेट होगी जो डिसाइसिव रोल प्ले कर सकती है। फिर मिशिगन है, फिर विस्कॉन्सिन है। तो ये जो है इसमें इस वक्त बाइडन जो है वो आगे जा रहे हैं। और इलेक्शन के इतने करीब जो भी कैंडिडेट सेकंड टाइम इलेक्शन में जा रहा होता है और अगर इलेक्शन के इतने करीब उसका जो ओपोनेंट है वो उससे ओपिनियन पोल्स में इतना आगे जा रहा हो तो फिर वो जो एग्जिस्टिंग जो प्रेसिडेंट होता है, जो ऑफिस में बैठा होता है, तो यूएस हिस्ट्री में ये बताती है कि फिर वो प्रेसिडेंट नहीं जीतता। लेकिन ये कोई सेटबैक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में जो है वो क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ पे पोलिंग ऐसी हो रही है कि बैलेट पोलिंग भी हो रही है, तो काफ़ी सारे वोट जो है वो कास्ट हो भी चुके हैं वहाँ पे। अब उसका रिज़ल्ट भी आना है, लेकिन फिर वो 3 तारीख जो होती जो सुपर ट्यूसडे जिसको कहते हैं, वो सुपर ट्यूसडे फिर इनके लिए डिसाइसिव दिन होगा और उस दिन फिर पता चल जाएगा क्लियरली कि कौन सा कैंडिडेट किस साइड पे जा रहा है। ये जो मैंने आपको स्टेट्स बताएं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू से किसी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे जो बाइडन है उसके तकरीबन ओपिनियन पोल में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अप्रूवल रेट 50% है, जबकि ट्रंप का अप्रूवल रेट जो है वो ऑलमोस्ट 40% के लगभग है। तो ये 10% का मार्जिन जो है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। फिर आप देख रहे हैं कि अब आ जाते हैं कि इन दोनों की पॉलिसीज़ क्या है या इनकी जो स्टेटमेंट्स आते हैं। अभी तक ट्रंप की तो पॉलिसी वाज़ है, लेकिन बाइडन के तो स्टेटमेंट्स आते हैं, तो उस पे हम देखते हैं कि इन दोनों की पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है या क्या वेरिएशन है या क्या एक दूसरे से कहाँ पे ये डेविएट करते हैं या ये एक दूसरे के साथ एक जैसी पॉलिसी लेके चलते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर हम चाइना को देखें, क्योंकि चाइना इस वक्त अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा दर्दसर बना हुआ है, तो इस वजह से चाइना की बात पहले कर लेते हैं। अगर हम चाइना को देखते हैं तो
ट्रंप का जो एटीट्यूड है वो चाइना की तरफ काफ़ी कन्फ्रंटेशनल है, और ये अब से नहीं है। अगर आप मेरी पीछे भी व्लॉग्स देखें तो मैंने आपको बताया कि वो उनकी 2016 ऑनवर्ड्स, बल्कि उससे भी पीछे से उनकी चीज़ें चली आ रही है, और वो चाइना को जो है वो काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, और अमेरिकन के उन पॉलिसी मेकर्स को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं जिन्होंने चाइना के लिए ये राहें हमवार की हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर उनको मेन स्ट्रीम किया। तो उनके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी क्रिटिसिज्म आती है। तो वो तो अंडरस्टैंडेबली जो है वो चाइना को इकोनॉमिक एब्यूज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि वो इकोनॉमिक अब्यूज़ करते हैं और पॉलिसीज़ का गलत फ़ायदा या एक्सप्लॉइट करके तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फिर वो प्रॉपर्टी थेफ्ट का इल्ज़ाम लगाते हैं चाइना के ऊपर, करेंसी मैनिपुलेशन का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ का इल्ज़ाम लगाता है चाइना के ऊपर, ठीक है, क्योंकि WTO के अंदर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ आपने नहीं देनी, और आपने बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो चीज़ों को सब्सिडाइज़ नहीं करना ताकि वो कम्पिटिटिव, लेकिन वो अपनी मार्केट, दूसरी मार्केट के अंदर जब चीज़ें बेचते हैं तो उस पर अपने मुल्क में सब्सिडी दे देते हैं, तो इसलिए वो सस्ती हो जाती हैं। बाहर जाके बाकी ममालिक के प्रोडक्ट्स उनका के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट बिकती हैं, जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी चल रही है। तो ये भी एक एलिगेशन उनके ऊपर लग रहा है। फिर वो इकोनॉमिक स्पाइनेज का एक एलिगेशन लगा रहे हैं अमेरिका के ऊपर, ठीक है। तो वो इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर मैं आऊँगा तो अमेरिका मैं अमेरिकन वर्कर को प्रोटेक्ट करूँगा, मैं चाइना के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त पॉलिसी लेके आऊँगा, ठीक है। और वो कहता है कि जो कोरोना वायरस आया है इसमें जो चाइना ने मुख्तलिफ़ जगहों पे लग़्ज़िशें दिखाई हैं या इंफॉर्मेशन हमसे छुपाई हैं, जो उनका स्टांस है, तो उसके मुताबिक वो कहते हैं कि उन्होंने चाइना को अकाउंटेबल बनाना है। ये तो जनाब ट्रंप की बात हो गई है। बाइडन जो है वो भी तकरीबन मोरलेस ही कह रहे हैं कि जनाब लेकिन उनका स्टैंस उतना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं दूसरे तरीके से चाइना को काउंटर करूंगा, मतलब ये नहीं जो ट्रंप कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप जिस तरीके से काउंटर कर रहा है, पाबंदियां लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो एक ऐसा है कि उससे अमेरिका को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो बाइडन भी वही कह रहा है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो एब्यूजिव ट्रेड और ये सारी चीज़ें जो है ये आ रही हैं और उससे उनको इनकार नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं चाइना का ह्यूमन राइट्स का जो रिकॉर्ड है, क्योंकि वो राइट्स और वैल्यूज़ और डेमोक्रेट्स इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो उसको दुनिया के सामने उजागर करूँगा बड़े मौसर अंदाज में, और फिर मैं जो है चाइना को पुश बैक करने में कामयाब हो जाऊँगा, ठीक है। तो असल में अगर आप देखें तो ये दोनों ही चाइना को पुश बैक करना चाहते हैं, लेकिन एक इनके तरीक़ाकार में थोड़ा सा एक दूसरे के साथ जो है वो डिफरेंस आ रहा है। फिर अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं, क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा इशू दुनिया के लिए बना हुआ है। तो क्लाइमेट में जब हम बात करते हैं तो ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज की जितनी भी पॉलिसीज़ है या क्लाइमेट चेंज की जो पूरी की पूरी साइंस है, उसको ट्रंप जो है वो जनाब क्वेश्चन करता है, कहते नहीं यार ये क्या बात हुई, क्लाइमेट चेंज भी कोई चीज़ होती है, हमें तो सिर्फ इकोनॉमिक जो है उसको ग्रोथ को देखना चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगाएं, और ये कार्बन एमिशन और ये आपने वैसे ही ढकोसले छोड़े हुए हैं, इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है दुनिया को, क्योंकि वो बिजनेसमैन है तो वो उन टर्म्स में सोच रहा है कि इससे तो प्रॉफिट होता है, तो हमें इतनी ज़्यादा कार्बन शार्बन की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बस प्रॉफिट मेकिंग में हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उसकी ये वाली पॉलिसीज़ आ रही हैं, और इस तरीके से वो कहता है कि जनाब मैं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो फॉसिल फ्यूल को मज़ीद एक्सप्लॉइट करके एक्सप्लोर करके तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं अपनी इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकता हूँ। और जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस दुनिया में आई हुई हैं जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, पेरिस एग्रीमेंट है, उन तमाम चीज़ों से आपने देखा है कि ट्रंप बाहर निकल गए, उन्होंने उनको नहीं माना, तो वो असल में उसको रोल बैक की तरफ जा रहे हैं, वो उसकी तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। दूसरे साइड पर जो बाइडन जो हैं वो जनाब कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है, ग्रेटेस्ट थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। इस वजह से इसको रेवोल्यूशनरी अंदाज में जो है एड्रेस करना चाहिए। तो वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच के साथ आगे जाएगा, वो कार्बन एमिशन पे कट हो या बाकी आप कोल वगैरह से जो चीज़ें हैं वो क्लीन एनर्जी और वो उनकी तरफ जाएगा, जबकि ट्रंप के उस साइड पे कोई फोकस नहीं है। तो ये भी एक दोनों की पॉलिसी के अंदर जो है वो एक मसला है कि एक इसी बात को एक तरह से मत देख रहा है, दूसरा दूसरी तरफ देख रहा है। तो इस तरह अगर कोई एक भी इनमें से जो भी आता है तो वो अपनी इन इश्यूज़ पे चीज़ों को प्रमोट करता हुआ हमें नज़र आएगा कि वो इन पॉलिसी लाइंस जो उन्होंने स्टांसेस लिए हुए उसी पे चलेंगे। फिर कोविड-19 के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो
उसकी कोई एज सच पॉलिसीज़ नहीं है। आपने इलेक्शन के दौरान ये कैंपेन में भी देखा है कि इवन उनको खुद भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी वो मास्क भी नहीं पहन रहे। वो इसको चाइना वायरस कहते हैं। वो उसके लिए वो लॉकडाउन के भी फेवर में नहीं थे, पार्शियल भी नहीं थे, कंप्लीट भी नहीं थे, लेकिन बहरहाल समहाउ वो फिर करना पड़ा, जिससे यूएस इकॉनमी को नुकसान पहुँचा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि जनाब ये जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का फैलाया हुआ एक काम है, इसको मैं नहीं मानता। ठीक है, और ये मुझे यूएस इकॉनमी को धचका देने के लिए है और मुझे नीचे दिखाने के लिए है। ये जो आप लोग कोविड से बचने के लिए जो पॉलिसी मेजर्स उठा रहे हैं, इससे हमें नुकसान होगा, तो हम इनको नहीं मानते। तो ट्रंप का असल में इसके हवाले से इस किस्म के स्टैंसेस हैं कोविड के हवाले से, जो कि क्लियर नहीं है। बस वो वैसे ही सरकास्टिक रिमार्क्स दे देते हैं और फिर उसका असर लोगों पे भी होता है, तो वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन बाइडेन जो है वो कह रहे हैं कि हमें कोई नेशनल प्लान चाहिए कोरोना से निपटने के लिए, क्योंकि ये इस तरह नहीं होगा, फिर वो ये इस तरह काबू नहीं होगा, और इसको ट्रंप बहुत लाइट ले रहा है। जबकि वो कह रहे हैं कि हमें टेस्टिंग को एक्सपैंड करना चाहिए, हमें जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ कोरोना हमें ख़दशा है कि जैसे हो रहा है, तो उनको हमें ट्रेस करना चाहिए मोबाइल डेटाज़ के ज़रिए से, और बाकी भी जो डेटा उनके पास अवेलेबल हो उनके ज़रिए से उनको ट्रेस करना चाहिए, और फिर हमें ट्रीटमेंट उनकी करनी चाहिए, और हमें हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। ये उनका एक स्टांस है कोविड के हवाले से। और वो कह रहे हैं कि अगर हम ये कर जाएंगे तो उसके बाद ही हम ग्लोबल लीडरशिप वाली पोजीशन वापस रीगेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको माजी में एक अपनी व्लॉग में बताया था कि एक डिस्कर्सिव पावर के तौर पे चाइना जो है वो उभर रहा है, तो इस पेंडेमिक में यूएस को भी डिस्कर्सिव पावर के तौर पे आना चाहिए, तो जो कि इससे माजी वाले पेंडेमिक्स में आ रहा था। लेकिन बाइडेन उसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं ट्रंप पे कि ट्रंप के अंदर वो लीडरशिप एबिलिटीज़ नहीं है जिससे कि वो इस वायरस के अंदर अमेरिकन लीडरशिप को दुनिया के ऊपर मनवा जाता दोबारा, जैसे हम माजी में करते आ रहे हैं। तो ये इनकी कुछ वो हैं चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के साथ उसके ऊपर डिफ़र कर रहे हैं कोविड को लेके। फिर अगर हम काउंटर टेररिज्म की पॉलिसीज़ को देखें तो ट्रंप जो है वो एक कंबाइंड अप्रोच या इंक्रीज्ड अप्रोच की तरफ आ रहे हैं, इंक्रीज डोमेस्टिक एक अप्रोच जिसमें कि वो इंक्रीज डोमेस्टिक सर्वेलेंस पे आना चाहते हैं। फिर वो एक ड्रोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल चाहते हैं अफ्रीका के अंदर, पर्टिकुलरली मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता के अंदर वो करना चाहते हैं। फिर वो जनाब कहते हैं कि आप इनको ऐसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, टेररिज्म को आप ऐसे भी काउंटर कर सकते हैं कि आप इमिग्रेशन के कवानीन को ज़रा सख्त कर दें ताकि ये लोग जो हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर्स इतना फ्रीली ना जा सकें। रिफ्यूजीज़ के एडमिशन के हवाले से इन पर्टिकुलर वो इमिग्रेशन के हवाले से ये बात कर रहे हैं। जबकि दूसरे साइड पे जो बाइडेन कह रहे हैं कि जनाब आप जो काउंटर टेररिज्म प्लस की एक पॉलिसी जो है या एक स्ट्रैटेजी जो है वो कह रहे हैं कि मैं लेके आऊँगा, हमें लानी चाहिए, और हमें एक ऐसी अप्रोच के साथ आना चाहिए जो कि टेररिस्ट नेटवर्क को मुख्तलिफ फॉरेन कंट्रीज़ जो हैं उनके अंदर उनको काउंटर कर सके। और इस पर्पज़ के लिए वो कह रहे हैं कि हमें कोई छोटे छोटे जो स्पेशल फोर्सेस के ग्रुप्स हैं, अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस की छोटी ग्रुप्स है, उनको फ़ाल करना चाहिए, दोबारा डिप्लॉय करना चाहिए उन एरियाज़ में जहाँ से हमें ख़तरा महसूस होता है, और फिर हमें एग्रेसिव एयर स्ट्राइक्स पे आना चाहिए। जबकि लार्ज स्केल पे ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हमें नहीं करनी चाहिए, उससे अमेरिकन इकॉनमी को ख़तरा आता है। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है एग्रेसिव एयर स्ट्राइक्स करें, स्पेशल ग्रुप्स को डिप्लॉय करें ताकि उस ख़तरे के साथ निपटा जा सके। और ये इन दोनों का थोड़ा बहुत जो है वो एक वेरिएशन है काउंटर टेररिज्म की पॉलिसीज़ के हवाले से। फिर अगर हम आ जाते हैं डिफेंस, यूएस डिफेंस के हवाले से, जो इन दोनों की जो व्यूज़ है उसमें क्या है, तो ट्रंप जो है वो चैम्पियन कर रहा है मिलिट्री को, मतलब मिलिट्री की जो कॉज है उसको वो चैम्पियन करता है। उसने डिफेंस स्पेंडिंग में इंक्रीज़ किया, ठीक है, बहुत सारे नए हथियारों के बनाने के प्रोग्राम्स के हवाले से जो चीज़ों का आगाज़ था वो उसने किया। फिर वो स्पेस के हवाले से भी स्पेंडिंग करना चाह रहा है, क्योंकि वो स्पेस भी आपको पता है कि स्पेस टेक जो है वो डिफेंस में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है, तो उसके हवाले से भी वो देखना चाहता है। और अभी आपने अगर देखा है तो उनका ये जो परसों तरसों एक डील उनकी कंक्लूड हुई है, 2+2 की जो मीटिंग हुई थी इंडिया के साथ,
उसके अंदर उन्होंने इंडिया को एक्सेस दे दी है हाई एंड सैटेलाइट इमेज के हवाले से, जिसको बैका कहते हैं, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो हुआ है उसके हवाले से उन्होंने इंडिया को ये एक्सेस देनी है कि वो सैटेलाइट इमेजेस तक इंडिया जो है वो अमेरिकन सैटेलाइट्स को यूज़ कर सके और वो डेटा वहाँ से हासिल करे, वो चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से है या चीन के हवाले से, बॉर्डरिंग रीजन का जो डेटा है कि उनकी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट क्या है, ये तकरीबन कोई $3 अरब का एक एग्रीमेंट है, जिसके कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो ये एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दी है, वो एक अलग सा टॉपिक है, वो आप लोगों की नज़र से डेफिनेटली गुजरा होगा, तो उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस पर व्लॉग्स बनाए, बहुत सारे अखबारात में, रसाइल में, करंट अफेयर मैगजीन्स वगैरह में उस पर काफ़ी बात हो रही है और होती रहेगी। तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है, वो आपकी अगर समझ में नहीं भी आता आप थोड़ा सा उसको बैका को देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या चीज़ है। लेकिन आपको सिर्फ बता रहा था कि स्पेस पे उनकी एक तवज्जो है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अफ़गानिस्तान में ट्रूप्स को वाइंड डाउन करना है, उसको कम करना है, तो वो आप तालिबान के साथ टॉक्स, फिर इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स, आपको नज़र आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि ये जब हम कम करेंगे तो हमें ग्रेट पावर्स कंपटीशन जो चाइना के साथ उनकी चल रही है उस पर हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि भी चाइना एक इमर्जिंग थ्रेट है अमेरिका के लिए। अफगानिस्तान अब कोई इट्स नो मोर अ थ्रेट फॉर द यूएस राइट नाउ, वो हो गए, जो हुआ ना था अफगानिस्तान में 20 साल में हो चुका है। अब वो कहता है इट्स इनफ, हमें यहाँ से अब निकलना चाहिए। तो अब वो उससे निकलने की तरफ जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पर बाइडन क्या कहते हैं, वो उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े 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 महदूद हैं, नैरो हैं यूएस फोर्सेस के हवाले से, ठीक है ना। और वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो अमेरिकन ट्रूप्स का जो रोल होता है फॉरेन सोसाइटीज़ के अंदर उनकी पॉलिसीज़ को या सोसाइटीज़ को शेप करने में, उस पे वो काफ़ी जो है वो स्केप्टिसिज्म का शिकार है, स्केप्टिसिज्म रखते हैं वो उस पे, वो शक की नज़र से देख रहे हैं। उन्होंने इसका इजहार बारहा किया हुआ है। तो वो जो इनकी मिलिट्री है उसकी तरफ जो बाइडन जो है वो इतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं है जितना ट्रंप है अपनी डिफेंस को लेके, अपने डिफेंस ट्रूप्स के हवाले से, उनकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के हवाले से उतने वो नहीं है जितने ट्रंप हैं। उनका दूसरे साइड पे है, ठीक है। और बाइडन जो है वो यूनिलैटरल एफर्ट से भी डर रहा है, वो यूनिलैटरल एफर्ट्स भी नहीं करना चाहता, ना ही वो चाइना पे यूनिलैटरली जाना चाहता है, ना ही वो दूसरे, वो कहता है कि जनाब हमें एक कुछ अलाइंसेस बना के ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की शेप में वहाँ पे जाना चाहिए। अगर हम इस तरह यूनिलैटरली जाते रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कि उनके डिफेंस के हवाले से अगर आप देखें तो चीज़ों में आपको डेविएशन नज़र आती है। फिर अगर हम देखें फॉरेन एड या डिप्लोमेसी के हवाले से, तो उसमें ट्रंप जो है उसने बहुत सारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट से वो विड्रॉ कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं ये हमारे रिसोर्सेज के ऊपर जो है एक एडिशनल एक बोझ पड़ा हुआ है जिसको कि हम बर्दाश्त यूएस इकॉनमी नहीं कर सकती, और इससे उसने विड्रॉ किया है। फिर आपने उसमें देखा कि वो यूरोप को भी कह रहे हैं कि जनाब आप अपने सिक्योरिटी का ख़र्चा ख़ुद से उठाएं, हमसे मत मांगा करें, ठीक है। सऊदी अरेबिया से पैट्रियट मिज़ल्स, मैं ख़ुद भी व्लॉग कर चुका हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, पैट्रियट मिज़ल्स उन्होंने वापस जो है वो बैटरीज उसकी निकलवा दी थी कि उसका ख़र्चा उनसे पूरा नहीं हो रहा था, और वो दूसरे साइड पे भी उसको डिप्लॉय करना चाह रहे थे। फिर वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ को भी, इश्यूज़ जो आ रहे हैं उसको भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। उन मुख्तलिफ एग्रीमेंट से वो निकलने के दर पे हैं। वो कहते हैं नहीं यार, ये तो अमेरिका को फ़ायदा नहीं हो रहा इन एग्रीमेंट से, इससे तो हमें नुकसान हो रहा है। तो ये इनकी डिप्लोमेसी का हाल है, ठीक है। और वो काफ़ी जगहों पे वो कंडीशनल सपोर्ट, अमेरिकन सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो अनकंडीशनल सपोर्ट जो अमेरिका अब तक देता आ रहा था मुख्तलिफ अलाइंसेस के अंदर, वो अब उस सपोर्ट में कहीं पे भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये चीज़ें जो है वो आपको नज़र आती हैं। जबकि दूसरे साइड पे बाइडन जो है वो कह रहे हैं कि जनाब हमें तो हम तो दुनिया को डील ही नहीं कर सकेंगे अगर हम क्लोज़ रिलेशनशिप किसी के साथ नहीं रखेंगे, जैसे कि ट्रंप कर रहा है। हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, हमें इंटरनेशनल लेवल पे और ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें बहुत बड़ी कोऑपरेशन की ज़रूरत है, और अमेरिका जो है वो उनको सपोर्ट करेगा
मुख्तलिफ़ ममालिक को मुख्तलिफ़ एग्रीमेंट्स के अंदर एक मेन प्लेयर होगा, मेन एक्टर होगा, मेन एलाई होगा जिन जिन अलाइंसेस में वो है, और वो अलाइंसेस अमेरिका की ही सपोर्ट से चल रहे हैं। तो अमेरिका वहाँ से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये तो अमेरिकन जो डिप्लोमेसी है उसके लिए एक बहुत बड़ा शॉक हो जाएगा। फिर तो अमेरिका आराम आराम से आइसोलेशन की तरफ चला जाएगा और लोग फिर अमेरिका की बात नहीं मानेंगे जब अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं करेगा, और वो दूसरे कैंप की तरफ, दूसरे साइड पे जाना शुरू कर देंगे। तो उनका यहाँ पे ये वाला एक पॉइंट है कि अमेरिका को एक स्पेस किसी दूसरे ग्लोबल प्लेयर जो अभी इमर्जिंग है, चाइना है और हो सकता है कुछ अरसे बाद रशिया भी हो जाए, तो वो कहते हैं कि इन ग्लोबल राइवल प्लेयर्स जो हैं इनके लिए हमें जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, वरना तो अमेरिका तो जो है वो फिर अपने वर्ड्स को जब दुनिया में बैक नहीं करेगा, मुख्तलिफ एग्रीमेंट से वो निकलता रहेगा जो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की है या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने की है, चाहे किसी भी सदर के दौर में की हो, फिर हर एक पे वो बाइंडिंग हो जाता है कि वो उसको माने। तो वो कहता है जब ये नहीं करेगा तो फिर अमेरिका की बात की वैल्यू दुनिया के अंदर नहीं रहेगी। फिर जनाब ट्रंप की टैक्सेस के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं, मुख्तलिफ टैक्स कोरोना के हवाले से जो उन्होंने फिर जो इकॉनमी रिसेशन में गई है, फिर बजट डेफिसिट जो आया है और जो नेशनल डेट उनका जो है वो बड़ा है, उसके हवाले से ट्रंप ने जो है वो टैक्स कटिंग और डीरेगुलेटरी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो उसके हामी है कि ये हो जाए। जबकि दूसरे साइड पे बाइडेन जो है वो फेडरल स्पेंडिंग में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मज़ीद लेके आना चाहते हैं। फिर यूएस की प्रोडक्ट्स को या प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो रिसर्च पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी को कहते हैं कि दैट इज़ द नेशनल सिक्योरिटी, तो वो इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रंप का बताया कि ट्रंप जो है वो इस वक्त फर्दर इन्वेस्टमेंट और इनके नहीं है, बल्कि वो तो जो अलाइंसेस हैं उन अलाइंसेस से भी अपने आप को पीछे निकाल रहे हैं, क्योंकि इधर अमेरिका का ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक अप्रोच के अंदर डिफरेंस नज़र आता है फिर दोनों के अंदर। फिर अगर हम आ जाते हैं जो दुनिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ित्ता है उसका मशरिक़ वस्ता, जिसको मिडिल ईस्ट मशरिक़ वस्ता जो कहते हैं वो है, उसके अंदर जो ट्रंप की अप्रोच है वो इज़राइल को, सऊदी अरेबिया को, मिस्र को काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने वाली पॉलिसी है और कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी है ईरान की तरफ। तो ईरान के साथ तो जो न्यूक्लियर डील हो गई थी वो आगे थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी इन्होंने ट्रंप ने उससे पुल आउट किया है, तो वो भी एक प्रॉब्लम बनी है। जबकि जो बाइडेन का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो ईरान के साथ जो उस डील के हवाले से जो बातें हैं जो जा रही हैं उसको वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ईरान को आपने आइसोलेट कर दिया, एलिनेट कर दिया, आपको उसको करीब लाना चाहिए था क्योंकि उसको मेन स्ट्रीम करते और ये जो ख़तरा है न्यूक्लियर वेपन्स का ईरान अगर बना लेता है तो ये हमारे ऊपर ना मंडलाता रहता है। तो वो इस तरह जो चीज़ें हैं उसमें वो थोड़ा सा आपको नज़र आता है कि यहाँ पे वो डेविएट कर रहे हैं, ट्रंप की जो स्टेटेड पॉलिसी है जो वो कर रहे हैं उससे जो बाइडेन डेविएट करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ट्रंप जो है वो कंप्लीट विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स के हवाले से और अफ़गानिस्तान को पॉलिटिकल सेटलमेंट के हवाले से वो बड़े सीरियस नज़र आते हैं और आते शुरू से थे और अब भी है, क्योंकि उन्होंने वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की टॉक्स को सक्सेस बनाया, यूएस तालिबान टॉक्स को। अब वो इंटर अफ़गान डायलॉग जो है उसके अंदर अपना इनपुट दे रहे हैं, अपना ज़ोर डाल रहे हैं अफ़गान गवर्नमेंट के ऊपर कि वो आए और तालिबान के साथ टेबल पर बैठ के बात करें ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। अमेरिका यहाँ पर इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं रह सकता, उसको निकलना होगा, लेकिन मसले को यहाँ पर हल करना चाहिए। जबकि बाइडेन जो है वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका को थोड़े बहुत ट्रूप्स अफ़गानिस्तान के अंदर रखने चाहिए, इंटेलिजेंस एसेट्स अफ़गानिस्तान में रखने चाहिए और जो टॉक्स हैं परमानेंट पीस एग्रीमेंट तालिबान के साथ ठीक है वो करना चाहिए, लेकिन ट्रूप्स विड्रॉल पे जो है वो कहते हैं कि नहीं कंप्लीट ना करें, आपको थोड़े बहुत रखने चाहिए। और ये पहले भी ओबामा दौर में भी हमने देखा कि अगर जाएंगे तो अमेरिका जो है वो कुछ बेसिस अपने पास रखेगा, वहाँ से वो चीज़ों पे नज़र रखेगा। लेकिन ट्रंप जो है वो उसके भी फेवर में नहीं, वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा ख़र्चा हो रहा है, तो इस खर्चे से बचने के लिए हमें अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए। फिर जो मैंने आपको ईरान की बात बताई थी, ईरान में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था JCPOA जो ओबामा दौर के अंदर जो था उनके साथ साइन हो गया था, उसमें जनाब ट्रंप ने उससे पुल आउट किया
और जब ट्रंप ने उससे पुल आउट किया तो ईरान उसके बाद दोबारा यूरेनियम इनरिचमेंट की तरफ चला गया। और बाइडेन हम कहते हैं कि जब मैं आऊँगा तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि मैं ईरान को वापस कन्विंस कर सकूँ और इस एग्रीमेंट को मैं वापस, जिसको कहते हैं, री इनैक्ट कर सकें इसको हम ईरान के साथ। ये एग्रीमेंट असरिनो हम इसकी तौसीक करें और इसी चीज़ को लेके चले, ताकि ईरान, क्योंकि वहाँ से निकला है तो ईरान चीन की तरफ करीब हो गया। आपके चाइना के साथ $400 अरब की डील उन्होंने साइन कर दी 25 साल के लिए, और इंतहाई कम इंतहाई डिस्काउंटेड प्राइसेस पे वो चाइना को अपनी जो तेल है वो देंगे। तकरीबन कोई 60% जो उसकी प्राइस मार्केट के अंदर होगी उसमें कोई 40% कट लगा के वो देंगे। तो मतलब अगर $100 का एक बैरल है, 100 का तो नहीं है, लेकिन लेट्स एज्यूम कि $100 का एक बैरल है, तो ईरान $60 में चाइना को वो बैरल देगा 25 साल के लिए। तो चाइना को यहाँ से उनकी इकॉनमी में फ़ायदा होगा। और जो ईरान ब्लैक लिस्ट है FATF के अंदर और उस पर पाबंदियाँ हैं, तो चाइना तो उसको इतना नहीं कंसिडर कर रहा। तो चाइना ईरान को दूसरे साइड पे ये वाली मदद फराहम कर रहा है कि आपको हम ये $400 अरब आपकी इकॉनमी में दे देंगे। $400 अरब बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी टोटल जो हमारे कर्ज़ों का हुजम है पाकिस्तान का, वो तकरीबन कोई $100 अरब के आसपास बनता है और हम कितने बुरी हालत में हैं। तो $400 अरब तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो ईरान के पास आ जाती तो वो उसको फिर सैंक्शन से, अमेरिकन सैंक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद। तो ये चीज़ें जो है वो इस वजह से ये आइसोलेशन में ट्रंप ने उसको पुश किया है, या अपने से दूर उसने पुश करके चाइना के कैंप में उसको पुश कर दिया ईरान को। तो बाइडेन साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं इसको थोड़ा कोशिश करूँगा वापस लेके आ जाऊँ। फिर ट्रेड के हवाले से ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को अपनी ये प्रेसिडेंसी में आप देखें तो ग्लोबल ट्रेड को ट्रंप ने इंतहाई क्रिटिसिज्म का जो है वो क्रिटिसाइज़ किया हुआ है अपनी स्पीचेस में। ट्रेड डेफिसिट जो हो रहा है, जो अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उस पर ग्लोबल ट्रेड की जो रेगुलेशंस है उससे कैसे नुकसान पहुंच रहा है और चाइना उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। अमेरिका के अंदर जो है वो जॉब्स का मसला बन रहा है, ऑफशोर जॉब्स जो है वो भी एक प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है, अमेरिकन लोगों के लिए। तो इन तमाम चीज़ों पे जो है वो ट्रंप थोड़ा सा अगर आप देखें तो वो आपको प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच की तरफ जाते हुए नज़र आते हैं। मर्केंटाइलिस्ट या प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच इकोनॉमी के अंदर जो है वो आपको उनका नज़र आता है। बाइडेन जो है वो ट्रेड लिबरलाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। वो कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं है, ट्रेड लिबरलाइजेशन होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और हम लोग जो है उसके अंदर पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो अमेरिकन इकोनॉमी में इतनी तड़ है, इनकी टेक्नोलॉजी में इतना दमखम है कि वो चाइनीज़ को जो है वो टफ़ कंपटीशन दे के उनको सरपास करे और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं और उसका फ़ायदा अमेरिका को मिले, और वो ट्रेड बैरियर्स को लोअर करें। मतलब कस्टम बैरियर्स जो हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो हैं, उनको वो लोअर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको एक किस्म से लिबरल जो है अप्रोच के साथ नज़र आ रहे हैं, जो इकोनॉमी के अंदर हम कहते हैं। अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए इसका क्या असर होगा, इन दोनों में से अगर कोई भी आ जाता है तो कोई एज सच कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा पाकिस्तान के लिए। ट्रंप आता है, ये बाइडेन आता है, दो पाकिस्तान को असरिनो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर बाइडेन आता है, ट्रंप के साथ पाकिस्तान काफ़ी हद तक काम कर चुका है बहुत सारी चीज़ों पे, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब एक दूसरे को काफ़ी हद तक समझती है, और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जो पीस डील और ये तमाम चीज़ें हैं इसमें अहम किरदार अदा किया है, और पाकिस्तान की वैल्यू यहाँ से बढ़ी है। बाइडेन अगर आते हैं और वो अपनी कुछ ना कुछ ट्रूप्स यहाँ पे छोड़ते हैं, वो एक प्रॉब्लम है जो कि पाकिस्तान के लिए फिर दोबारा होगी। अदरवाइज़ ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से यही पॉलिसीज़ है ट्रंप के होते हुए। आपने कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो आपने देख लिया, ये एग्रीमेंट जो उन्होंने इंडिया के साथ किया है सैटेलाइट तक एक्सेस देने के लिए, सैटेलाइट इमेजेस, हाई एंड इमेजेस देने के एक्सेस, ये ट्रंप के साथ ही हुआ है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये इस्तेमाल हो सकता है, तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अगर वो लेटर स्पिरिट में इंडिया उसका फ़ायदा उठाता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उस तरीके से आपको ऐसी कोई बात नज़र नहीं आएगी। जो बाइडेन के साथ जो कमला हारिस है
वो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को लेके इंडिया पे काफ़ी तनकीद करती हैं। इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ होते हैं, जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे होता है, बाकी माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, उस पर वो काफ़ी तनकीद करती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हमने कोई ऐसा इतनी बड़ी कोई तनकीद नहीं देखी। जो दिल्ली में हुआ, जो कश्मीर के अंदर हुआ, उस पर हमने कोई इतनी बड़ी तनकीद नहीं देखी। जो सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट हिंदुस्तान ने दिया, फिर आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर के अंदर उन्होंने रोल बैक किया, तो ये चीज़ें जो है इसको रिवोक किया उन्होंने। तो वो इस चीज़ को उन्होंने रिपब्लिकन्स ने अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई एज सच इंडिया को टफ टाइम नहीं दिया। हो सकता है बाइडन जो है, ये नहीं कि ये पाकिस्तान के फेवर में वो टफ टाइम देगा, लेकिन वो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, तो शायद ये कमाला हारिस जिस तरीके से स्टेटमेंट्स दे रही हैं, तो शायद इंडिया को उस फ्रंट पे थोड़ा सा एक टफ टाइम मिले, जिससे कि पाकिस्तान अपनी फ़ायदा उठाए। लेकिन दूसरे साइड पर आप अफगानिस्तान में देखें तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान को ट्रंप सूट करता है, और आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे शायद आपको जो बाइडन डायरेक्टली सूट नहीं करता, लेकिन जो उनका अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंस है इंडिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स को लेके, तो उस स्टैंस को फिर पाकिस्तान कैश कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, मज़ीद उसके अंदर उसको वाइजली यूज़ कर सकता है अपने फेवर में, उनके उस वाले स्टैंस को। तो वो एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, लग ये रहा है कि जो बाइडन जो है वो अफ़गानिस्तान वो शायद इलेक्शन जीत जाए। जो ओपिनियन पोल्स हैं उसमें ये लग रहा है कि जो बाइडन हो सकता है इलेक्शन जीत जाए, और वो तकरीबन कोई 5,000 के आसपास के ट्रूप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर शायद छोड़ने पे राज़ी हो जाए कि ये हमने छोड़ने हैं, बाकी हम पुल आउट कर रहे हैं। तो फिर ये पीस डील जो तालिबान और इंटर अफ़गान है, ये थोड़ी सी पीछे चली जाएगी। ठीक है, फिर इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर बाइडन रहता है या ट्रंप रहता है या बाइडन आता है, तो पाकिस्तान के लिए कोई मतलब सीपैक पे यही पॉलिसी अमेरिका की चलनी है। वो कोशिश करेगा सीपैक के रास्ते में रोड़े अटकाता रहे। ये अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है। इसका ट्रंप और बाइडन के साथ कोई एज सच इतना बड़ा ताल्लुक नहीं। तो सीपैक पे उनकी यही पॉलिसी रहेगी, क्योंकि वो चाइना की जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करना चाहेंगे। ठीक है, अब पाकिस्तान के लिए उसमें फिर ये आउटकम है कि कोई भी आता है अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान पे उसका लामहला असर जैसे पूरी दुनिया में पड़ता है, थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा, वो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट पाकिस्तान करेगा। लेकिन जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिसी है वो ये होनी चाहिए कि हमें इकोनॉमिक डिपेंडेंस से निकलना होगा, हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ आना पड़ेगा, या इंटरडिपेंडेंस की तरफ आना पड़ेगा। एटलीस्ट डिपेंडेंस से हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, और हमें जो हमारे नेशनल गोल्स हैं, नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वो तब उनकी अचीवमेंट की तरफ, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो देंगे और इकोनॉमी को ठीक करेंगे। अगर इकोनॉमी को ठीक नहीं करेंगे तो ट्रंप होगा, बाइडन होगा, पाकिस्तान को उनकी माननी पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी पॉलिसीज़ पाकिस्तान के फेवर में हो, वो तो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए आपको फिर इंस्ट्रक्शंस देंगे, और आप इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगी। अब ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो है वो ये है कि जो मेरी अपनी थोड़ी सी गट फीलिंग है, वो मुझे ये लग रहा है कि शायद ओपिनियन पोल्स और सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएं और डोनाल्ड ट्रंप ही वापस इस इलेक्शन को जीते। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगर वो इलेक्शन हारते हैं, धांधली इलेक्शन में होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वो उनको ये लग रहा है कि जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है शायद वो मेरे साथ नहीं है, और वो इस वक्त मेरे ओपोनेंट को जितवाना चाह रही है। तो अगर मेरा ओपोनेंट स्लिम मार्जिन से मुझसे जीतता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा, इलेक्शन के रिजल्ट्स को मैं चैलेंज करूंगा। ठीक है, तो अगर तो वो जीत जाते हैं, अगर तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाते हैं तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतते स्लिम मार्जिन के साथ, जो बाइडन इलेक्शन जीत जाते हैं, तो फिर ट्रंप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अभी किस्मत की एक मेहरबानी ट्रंप के साथ हो गई पिछले दिनों। मेहरबानी किस्मत की ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का जज वहाँ पे अपॉइंट तो हो सकता है, लेकिन वो फिर लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होती है। वो अपनी मौत पे या खुद रिटायर होना चाहे तो चला जाता है, वरना वो रहता है वहाँ पे। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप के दौर में अभी ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है उनकी डेथ हो गई, और उसकी जगह अब
ये वाली कांग्रेस जो है जो जिसमें कि रिपब्लिकन्स हैं, ये कांग्रेस ट्रंप की एक नॉमिनी जज को उधर अपॉइंट करने जा रही है या कर चुकी होगी। ये मैं, क्योंकि ये ख़बर जब मैंने पढ़ी थी ये तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी ख़बर थी, तो या वो कर चुके होंगे उसको अपॉइंट, उस पर मैंने अभी ट्रैक नहीं रखा, या वो करने जा रहे हैं उसको। तो ये एक प्रो ट्रंप जज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ जाएगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग कंपोजिशन ऑफ द बेंच था उसके अंदर आपको कुछ लोग चाहिए जो आपके फेवर में भी हो। तो वहाँ पे अगर एक ऐसा जज आ जाता है जिसकी अपॉइंटमेंट ही ट्रंप ने कराई हो अपने दौर के अंदर, तो ये उसके फेवर में जा सकता है। अगर तो वो स्लिम मार्जिन से हारता है, अगर तो वो जीत जाता है बात ख़त्म। अगर वो बड़ी मार्जिन से हारता है फिर भी शायद वो चैलेंज ना करे क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा है, लेकिन अगर वो छोटे से मार्जिन से हार जाता है तो शायद वो उसको चैलेंज भी कर दे। और हो सकता है कि जो अमेरिकन अवाम है वो अभी सिंपैथी का वोट, उसको कोविड हो गया था, वो उसके हवाले से भी चीज़ें कुछ लोगों ने ऑलरेडी अपने वोट जो हैं वो कास्ट कर दिए हुए हैं बैलेट के ज़रिए से। वो पोस्टल बैलेट जो है वो उन्होंने भिजवा दिया है। तो कुछ लोग तो अपना वोट दे चुके हैं, लेकिन कुछ देंगे। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं इलेक्शंस, और देखना ये होगा कि कौन आता है। पोल्स हमें ये बता रहे हैं कि बाइडन आता है, लेकिन जो बाकी फैक्टर्स मैंने आपको ये बताएं उसमें लगता यह है कि ट्रंप भी यहाँ पे कोई सेटबैक दे सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रंप आएगा तो ये एक सेटबैक होगा ओपिनियन पोल्स और इन तमाम चीज़ों के लिए। इट वुड बी अ सेटबैक जितने भी एनालिस्ट हैं उनके लिए। लेकिन अगर बाइडन आ जाता है तो लेट्स सी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में आपके साथ बाकी किसी और इशू पे बात होगी, कोई एकेडमिक टॉपिक उठाएंगे। लेकिन ये 2-3 पिछले व्लॉग्स जो मैंने इस तरह करंट वाले इश्यूज़ पे कर लिए, उसका मकसद ये था कि कुछ चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी तो उसको हम एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इग्नोर नहीं कर सकते थे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।